आपको ले चलते एक बार फिर से बजट कैफे। तो देखिए, जो केंद्रीय कैबिनेट है उससे भी कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई, और ऐसे में राष्ट्रपति भवन में पहले ही अप्रूवल करवाकर इस बजट का लौट चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां पर उनका मुंह भी मीठा करा दिया गया। यहां पर हमने चर्चा की वो दही चीनी या दही गुड़, इसका सस्पेंस तो बना हुआ है, पूछ लिया जाएगा जब बजट के बाद आएंगी निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। फिलहाल जरा सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया से इंतजार है और मेरी शुभकामनाएं। झारखंड क्राइसिस पे और आइए जल्दी से जो सिलसिला हम यहाँ पर जारी रखे हुए थे उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। नई संसद में ये पहला बजट आज आने वाला है, और इस बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रदीप जी? एक उम्मीद। मैं दो उम्मीद बोलूंगा जी। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत बड़ा कदम था, उसका दायरा बढ़ेगा, उसका टाइमलाइन बढ़ेगा। सेकंड, जो जॉब जनरेशन है, एमएसएमई जो सेक्टर है वो 40% जॉब जनरेट करता है, उसमें इंसेंटिव स्कीम जो है वो लार्ज इंडस्ट्री के लिए तो आई थी, अब स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है ताकि जॉब जनरेट हो सके। ये दो मेरे एक्सपेक्टेशन। ठीक है डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आऊंगी आपसे पूछने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जरा एक बार इधर तस्वीर दिखाइए। जो बारिश हो रही थी, झमाझम जो बादल बरस रहे थे, मौसम कुछ खुलता हुआ नजर आ रहा है, धूप कुछ खिलती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में बजट के बाद क्या लोगों के चेहरे खिलेंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देखिए, जैसा भी मौसम हो हम तो उसको फौरन अपने हित में ही मोड़ लेते हैं। पहले बादल बरस रहे थे तो बजट में क्या खुशियों की बरसात होगी, और अब धूप खिल रही है तो बजट के बाद क्या लोगों के चेहरे खिलेंगे, है ना आपके मतलब की बात? अब डॉक्टर समीर से जानते हैं उनके मतलब की बात क्या है इस बजट। बिल्कुल, देखिए जैसे हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात, किसान या गरीब, पर स्वास्थ्य की जरूरत तो सभी को पड़ेगी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर सरकार का थोड़ा रुझान रहना चाहिए, ताकि जो बीमारियों का बर्डन है उसको हम कम कर पाए। यामिनी जी, आप क्या उम्मीद कर रही हैं आज के बजट से? सामाजिक समावेश और आर्थिक सुरक्षा सभी के लिए। तो इसके लिए कोई कदम? जी, कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, और चल रही है उन्हीं में आवंटन बढ़ेगा, या फिर कोई नई योजना भी आपको लगता है? कुछ नई योजनाएं और सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ। राजीव जी, अभी आपने बारिश की बात की ना, तो इस बारिश से प्रदूषण जो है वो कम हुआ है, थोड़ी हवा की गंदगी धुली है। आप राजनीतिक परिदृश्य में भी इसको देख सकती हैं कि बारिश होने से प्रदूषण जो है वो धुलता है। दूसरे, आप अंतरिम बजट से उम्मीदों की बात कर रही हैं, तो अंतरिम बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मोदी सरकार है तो कुछ भी मुमकिन है। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड पैकेज हो सकता है, गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स का। गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी परिभाषा जो अभी कुछ देर पहले संदीप दे रहे थे वो बदल दी है राजीव जी ने। संदीप जी जवाब देंगे इस बात का, लेकिन उससे पहले राखी जी के पास चलते हैं जरा जल्दी से। नहीं, आपका जो मन है आप उसकी बात कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो राजीव जी कह रहे थे ना कि साहब इंटरिम बजट है, बहुत लोक लुभावन की आप उम्मीद कहाँ कर रहे हैं? 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो इसी इंटरिम बजट में ही आई थी, और ऐसे में इंटरिम बजट है और वोटों की कसौटी पर भी इस बजट को कसा जाना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों से तो सीधा जुड़ाव होगा। लोगों से सीधा जुड़ाव होगा, और साथ ही लोगों को लिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी, डिसएडवांटेज खासकर जो सेक्शंस हैं। लेकिन मैं साइंस की अब बात कर दूं कि जो गगनयान मिशन है, डीप टेक मिशन है, इन सब को भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बूस्ट किया जाएगा। और एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो साइंस को कहीं ना कहीं देश जो प्रगति की एक दिशा में है, और इसको भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा इस बार, तो मेरी उम्मीद है कि देखा जाना चाहिए। तो देखिए ना, स्पेस जो सेक्टर है उसको भी तो स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया वहां पर हमने, और किस तरीके से उसके जरिए भी एक तरीके से युवा और रोजगार पर कहीं ना कहीं फोकस होता हुआ यहाँ पर। और अब जरा बात कर लेते हैं हम क्लीन एनर्जी की, जिसके बारे में सुब्रमण्यम जी बताएंगे। उस फील्ड से आते हैं कि वो उम्मीद क्या कर रहे हैं। आपने बताया अभी हमारा बारिश कम हो गया और सूर्य का दर्शन हुआ है, बजट से भी यही उम्मीद है कि वहाँ पे भी सूर्योदय भी होगा, और पीएम सूर्योदय योजना के ऊपर ज़्यादा ही फोकस है इस बार। और जो ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, गरीब के लिए तो सूर्योदय है, युवा के लिए पीएलआई ऑलरेडी है। अन्नदाता का इस गवर्नमेंट का ये मानना है कि अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकता है, इसलिए पीएम कुसुम स्कीम भी है। ये उम्मीद ये भी है कि कुसुम स्कीम में भी कुछ और इंसेंटिव्स का अनाउंसमेंट हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट के बाद सब लोग शायद ये कहेंगे कि घर के ऊपर सोलर ही सुपर।
क्या बात है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर, और वो सूर्योदय योजना जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं। अब सबसे पहले संदीप यहाँ पर जवाब दे दीजिए पहले राजीव जी की बात का। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो बैलेंस ऐसा होगा कि गुड गवर्नेंस भी, गुड पॉलिटिक्स भी, सब कुछ, गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स। और फिर मैं वही बात कहूंगा, गुलाबी अखबार वाले, और ये एक दिलचस्प बात जो बजट की है, उद्योग घरानों से, फिक्की, सीआईआई, इनसे पूछिए, आज तक किसी का भी बजट हो, वो सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं, वो यूपीए सरकार हो, मिली जुली सरकार हो, 8 से नीचे नंबर कभी नहीं देते। वो कहीं ना कहीं कोई खुशी ढूंढ ही लेंगे और किसी पॉइंट को बड़ा पॉइंट बना देंगे। लेकिन जो राजीव कह रहे हैं वो मैं उस बात से इत्तेफाक रखते हुए ये कहूंगा, और सुब्रमण्यम जिस ज्ञान की बात कर रहे थे, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन पर हमें निगाह डालनी होगी और इन्हीं को लुभाने और साधने की कोशिश जरूर होगी इस बजट में। ठीक है शुक्ला जी, आज जब हम बजट की बात, अच्छा मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ। इसमें जो अन्नदाता शब्द आया है, तो अन्नदाताओं के प्रतिनिधि तो यहाँ बैठे हैं ना, हरी टोपी लगाए हुए। बहुत गुस्सा है उनमें तो। आप सोचिए ना कि जिसको प्रधानमंत्री अन्नदाता कहकर रेखांकित कर रहे हैं, जब आप, हम लोग अन्नदाताओं के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम अन्नदाताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि तो उनके वो हैं, तो वो तो बहुत नाराज हैं इस पूरे मामले से। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उनसे जो वायदे किए गए थे, वो वायदे अभी तक बिल्कुल पूरे होने की तरफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सर ये भी तो समझ, रोमाना मैं जोड़ना चाहूंगा, सरकार का आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है, विशुद्ध किसानी से एक किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। इसमें एक आंकड़ा जो नहीं बताया जाता वो ये कि विशुद्ध किसानी से ज्यादा कमाई अब एक किसान मजदूरी से कर रहा है, तो किसान दरअसल मजदूर में तब्दील होता जा रहा है। तो आय दोगुनी करना ये हमारी प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। इसीलिए वो कृषि क्षेत्र का आंकड़ा वो सिकुड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, वो भी जरा जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए, आप तो बेहतर रहेगा कि जी। देखिए, इसके अंदर जब आंकड़ेबाजी की बात आती है, 1.25 लाख करोड़ रुपए हम कर रहे हैं आवंटित, पर उसमें हेड्स कितने और ऐड कर दिए गए, और उसमें 60,000 करोड़ रुपए तो आप दरअसल किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं जी। आप 30,000 करोड़ रुपया वापस कर देते हैं क्योंकि वो मद का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये चीज भी हो रही है। ये जो संदीप ने कहा है, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने से रोजगार बड़े पैमाने पर बढ़ता है। कृषि क्षेत्र पे, असंगठित क्षेत्र पे, या अपने देश को आप एक बहुत असाधारण किस्म का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें, वो तो बनना बहुत दूर की बात है। तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया जा सकता है, असंगठित क्षेत्र पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन अभी बजट आपके सामने आएगा, पिछले बजट हो चुके हैं, हम हमेशा हर साल आपके साथ रहते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए या असंगठित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए, जहां पे देश की 95% श्रम शक्ति को रोजगार मिलता है असंगठित क्षेत्र में, और जीपीडी में उसके आंकड़े नहीं होते हैं। जीपीडी में केवल, जीडीपी में केवल संगठित क्षेत्र के ही आंकड़े होते हैं। और इसमें एक और बात मैं यहां जोड़ दूं, पिछले 5 सालों में बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जितना भी प्रावधान किया गया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे वापस कर दिए गए हैं क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हुए। 1,05,591 करोड़ रुपए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।